क्या हाल चाल। देखो यार, सभी का स्वागत करता हूँ अपनी इस चैनल पे, साथ में अपना भी स्वागत करता हूँ अपने ही चैनल पे। आज हम करने वाले हैं देवीलाल टू डेविल सीरीज का पार्ट नंबर 3 और इसमें हमने शुरू किया था नंबर सिस्टम, जिसकी मेरे हिसाब से लगभग लगभग 6 पार्ट्स आएंगे। और भाई ये है नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट। ठीक है, तो भाई देखो यार, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम चैनल पे पहले से ही हो तो वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मेरी जो चैनल है वो TBD में आ चुका है, यानी कि टू बी डेड में। तो मैं, अगर देखा जाए तो मैं बस वीडियोस डाल रहा हूँ जिसका कोई आगे फ़ायदा नहीं है मेरे को, लेकिन आप लोग अगर इसको देखते हो तो आपका ज़रूर फ़ायदा है। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं अपनी सीरीज़ का एक और बारी रिकॉल करा देता हूँ कि इस सीरीज़ में आखिर में चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ। देखो यार, ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ है बेसिक मैथ को जो है एक एडवांस मैथ की ओर ले जाने की सीरीज़, जिसमें तुम जो है बिल्कुल देवीलाल से डेविल पहुंच जाओगे। यानी कि अगर तुम मैथ्स के देवीलाल हो ना, तो कुछ टाइम में तुम मैथ्स के डेविल बोलने शुरू हो जाओगे। इसमें मैं मैथ्स बिल्कुल ही हाई लेवल नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैथ्स जो एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, जिसके लिए भाई तुम अगर PhD भी कर दो वो भी छोटी चीज़ है ना। लेकिन मैं इस लेवल तक तुम्हारे को मैथ्स ज़रूर समझा दूंगा, जिस लेवल तक अगर तुम एक बारी समझ जाते हो तो भाई काफ़ी कुछ जो है तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। और नेक्स्ट बात ये कि ये जो वीडियोज़ है किसी भी एज ग्रुप के लिए स्पेसिफाइड वीडियो नहीं है। इसे कोई भाई 10 साल का बच्चा देख रहा है वो भी देख सकता है, या अगर कोई इसे 70 साल का कोई अंकल भी देख रहा है वो भी इसको देख करके मैथ्स को समझ सकता है। तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हमारे पास वीडियो में सबसे पहले क्या चीज़ है, तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। तो अभी हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो है ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस। भाई अब मैथ्स में भी हम डॉक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे? मैथ्स में भी हम डॉक्टर बनेंगे। मजाक कर रहा हूँ। देखो, ऑपरेशन सबसे पहले जो है हम करेंगे किस चीज़ पे? ऑपरेशन में यार मेनली किसी चीज़ पर लगाए जाने वाली चीज़ें होती है। अब वो जो मेन ऑपरेशंस जो हम मैथ्स में बोलते हैं, जिनको होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड्स। ठीक है, अब देखो यार, इनमें लगाने वाली कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को पहले हम समझते हैं, उसके बाद जो है इस पे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो यार, इन पे हमारे पास सबसे पहले रूल क्या होते हैं वो मैंने तुम्हारे को पिछली वीडियो में भी बताया था। यानी कि भाई लगभग हर वीडियो का मैं तुम्हारे को एक वीडियो पहले भी चीज़ें बता देता हूँ। लेकिन भाई अगर तुम ढंग से देख रहे हो उसको तो भाई तुम लोग ढंग से देखते रहो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स क्या होते हैं? देखो, हम जो है हमेशा इन दो को अपने साथ में रखते हैं और इन दो को अलग करके साथ साथ में रखते हैं। यानी कि ये दो चीज़ें साथ में चलती हैं और ये दो चीज़ें साथ में चलती है। यानी कि ये जो है घनिष्ठ मित्र है, पर दोनों की मेंटालिटी अलग है, सोचने का तरीका अलग है। सेम यहीं पर बात आती है मल्टीप्लाई और डिवाइड की। भाई ये दोनों भी घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन दोनों की समझने और सोचने की तरीका, तौर तरीका एकदम ही अलग है। अब देखो यार, प्लस और माइनस क्या है? अब देखो, मैंने तुम्हारे को पिछली वीडियोस में इंटीजर्स के बारे में बताया था। ठीक है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या था कि भाई हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। बहुत बढ़िया, मज़ा ही लग गया। ठीक है, अब हमारे पास इतना कुछ तो है, लेकिन 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 इसको आगे भी समझते हैं। अब देखो, हमारे पास एक, अगर हमारे पास जो है इंटीजर्स में ही कुछ प्लस माइनस करने को आ गया। मान लो लेट अस से मेरे पास इंटीजर्स में, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट अस से मेरे पास इंटीजर से एक जो है डिजिट माइनस किया जाती है और एक जो है डिजिट प्लस किया जाती है। तो मैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करूंगा? अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि भाई मैं इसको माइनस करूं या इसको प्लस करूं। करूं तो करूं क्या? क्योंकि मेरे पास 6 और 5 दिया गया है, लेकिन मेरे पास माइनस भी दिया गया है, प्लस भी दिया गया है। तो मैं क्या करूं और आंसर किस प्रकार से आएगा? तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? देखो, इस चीज़ के लिए करे जाने वाली जो चीज़ है, करे जाने जो बात है वो क्या है? हमारे को एक चीज़ जो है याद रखना पड़ता है, एक कॉम्बिनेशन हमारे को याद रखना पड़ता है। अब वो कॉम्बिनेशन क्या है? देखो, हमारे पास अगर कॉम्बिनेशन में माइनस और माइनस साथ में आए, तो यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में 2 बारी माइनस आ रहा है, ठीक है, 2 बारी माइनस साथ में आ रहा है, तो हम उन दोनों माइनस को प्लस की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, और वहीं हमारे पास किसी क्वेश्चन में प्लस और माइनस या माइनस और प्लस ये चीज़ आ रही है, तो हम उसको माइनस में कंसीडर करेंगे। ठीक है, और वहीं पर हमारे पास कोई कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसमें दोनों ही प्लस और प्लस है, तो उसको हम प्लस ही कंसीडर करेंगे। अब इसको समझने वाली बात अगर मैं देखूं तो देखो, अगर हमारे पास जो साइन दिए गए हैं वो दोनों ही साइन सेम है। क्या है? दोनों ही साइन सेम है। यहाँ पर प्लस और प्लस सेम था और यहाँ पर माइनस माइनस सेम था। ठीक है, अगर वो दोनों ही साइन सेम है तो वो जो है हमारा प्लस हो जाता है, यानी कि एडिशन में चले जाता है। और अगर वो साइंस हमारे प्रॉपर ही ऑपोजिट दिए गए हैं, तो अगर वो साइंस हमारे को प्रॉपर ऑपोजिट दिया गया है तो वो हमारा सब्सट्रैक्शन में चले जाता है। ठीक है, और अब
इतने से तुम समझ सकते हो कि अगर हमारे को कोई दो इंटीजर्स मिल जाते हैं तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करें। अब मान लो मेरे पास इंटीजर्स में एक -3 -5, एक मेरे पास है -6 +5, एक मेरे पास है +4 +8, एक मेरे पास है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये इन तीन से ही हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर ऑपरेशन देखूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ -3 और -5 दोनों के पास सेम, एकदम सेम जो है क्या है, सेम साइंस है। अगर दोनों के पास सेम ही साइन है तो क्या होगा, हम क्या कंसीडर करेंगे, इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो 5 + 3 कितना आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 8। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी एक और चीज़ भी हमने इसमें समझनी है। अब हमारे पास यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो माइनस का 6 है, प्लस का 5 है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऑपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है। तो अगर ऑपोजिट साइन है तो हम हमेशा क्या करते हैं, ऑपोजिट साइन में हम हमेशा माइनस कर देते हैं। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे तो 5 - 6 कितना आ गया हमारे पास, 1। बहुत बढ़िया। उसके बाद एक और चीज़ है कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, सेम साइन है। क्या है, सेम साइन है। अब देखो, अगर किसी भी शब्द, किसी भी डिजिट के आगे अगर कुछ नहीं लिखा गया है, मान लो यहाँ पर मैं सिर्फ 4 लिखता, ठीक है, तो अगर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा गया है यानी कि ये जो है एक पॉजिटिव का 4 है। और वहीं अगर किसी डिजिट के आगे कुछ लिखा गया है तो उसको हम उसी के तौर पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर -5 लिखा था, यानी कि 5 जो है अपना नेगेटिव में है। लेकिन अगर 4 के साथ कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम इसको समझते कि भाई ये जो 4 है ये पॉजिटिव का 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब इसको जब हम प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 4 + 8 यानी कि 12। अब तुम्हारे हिसाब से तो भाई हमारा कैलकुलेशन एकदम हो गया, लेकिन नहीं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि हमारे कोई जो आंसर आ रहे हैं ना, इन आंसर्स में भी साइन का ध्यान रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, साइन का ध्यान रखना पड़ता है। किस प्रकार से, देखो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि 5 और 3 में बड़ा कौन है। हम इसमें बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि भाई इनमें साइन क्या लगा है, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि 5 और 3 में बड़ा कौन है। 5 और 3 में 5 बड़ा है। अब 5 पे साइन क्या लगा है, 5 पे माइनस का साइन लगा है। अगर 5 पे माइनस का साइन लगा है तो जो हमारा आंसर है उसमें भी माइनस का ही साइन लगेगा। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 और 5 में से बड़ा कौन है, हम अभी साइन नहीं देखेंगे। 6 और 5 में से बड़ा मेरे पास 6 है। अब अगर 6 बड़ा है तो इसके आगे हमारे पास कौन सा साइन लगा है, वो लगा है माइनस का। अगर माइनस का साइन लगा है यानी कि जो हमारा आंसर है वो भी किस में आएगा, वो भी माइनस में आएगा। और यहाँ पर अगर हम 4 और 8 को देखें, 4 और 8 को देखें तो यहाँ पर 8 हमारा बड़ा है और 8 के आगे क्या है, प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन है यानी कि जो हमारा आंसर है वो भी प्लस में आएगा। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे तुम +12 करके लिखो, उसे अगर तुम नॉर्मल 12 भी लिखते हो तो वो भी तुम्हारा आंसर एकदम ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले उस पे। नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि भाई प्लस होता क्या है। देखो, जो ऐड करना होता है वो होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना। अब मान लो कोई मेरे को दी गई है कि भाई भाई किसी भी चीज़ को जोड़ना है, यानी कि अगर मेरे पास 5 और 6 दिया गया है, 5 और 6 दिया गया है तो इसको मैं अगर जोड़ूंगा तो उस चीज़ को बोला जाएगा एडिशन, यानी कि ऐड करना। और किसी चीज़ को घटाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को घटाना उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास आता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद एक नई टर्म जो कि है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को अगर हम समझते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हुआ किसी भी चीज़ को गुणा करना, गुणा करना, ठीक है। और डिवीज़न हुआ किसी भी चीज़ को तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ने को हम डिवाइड कहते हैं, ठीक है। डिवीज़न या फिर डिवाइड कह लो। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, देखो मल्टीप्लिकेशन जो है वो अपनी होती है किसी भी चीज़ को गुणा करना। यानी कि मान लो मेरे पास दिया गया है कि हर एक कि हमारे पास दिए गए हैं कि 5 बच्चे हैं, ठीक है। अब 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों को हर एक बच्चे के पास 2 टॉफ़ियाँ आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ टोटल कितनी टॉफ़ीज़ है, ठीक है। तो टोटल कितनी टॉफ़ीज़ है हमारे को ये बताना है। तो अब ये किस प्रकार से होगा, अब देखो बच्चों को तो हम गुणा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बच्चे वैसे ही 5 है, हमारे को कमी किस चीज़ की, टॉफ़ी की। तो हमारे को ये जानना है कि 5 बच्चे, हर एक बच्चे के पास 2 टॉफ़ी आनी चाहिए। तो भाई
लगभग हमारे पास कितनी टॉफ़ीज़ होनी चाहिए कि भई हम हर एक बच्चे को 2-2 टॉफ़ी दे पाएँ। तो इसी चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 गुणा 2 कर लेंगे, 5 इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास प्रॉपर 10 टॉफ़ियाँ होनी चाहिए, हर एक बच्चे के पास 2-2 टॉफ़ी के लायक। वो हुआ अपना मल्टीप्लिकेशन। और वहीं अगर डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न हुआ कि भाई हमने किसी चीज़ को तोड़ना है, किसी चीज़ को हमने तोड़ना है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जिस प्रकार से मैं टॉफ़ी की बात कर रहा था, तो हमारे पास 2 टॉफ़ी का मान दिया गया था। तो अगर 2 टॉफ़ी है तो हमने ये बताना था कि कितनी टॉफ़ीज़ है जो 5 बच्चों के लिए है। लेकिन वहीं पर अगर मैं ये बोलता कि भाई हमारे पास 12 टॉफ़ीज़ है, 12 टॉफ़ीज़ है, 6 बच्चे हैं, ठीक है? अब इसमें क्या है कि 6 बच्चे हैं, हर एक बच्चे के पास बराबर टॉफ़ी आनी चाहिए, ठीक है? बराबर टॉफ़ी आनी चाहिए और हमारे पाए एक भी टॉफ़ी नहीं बचनी चाहिए, यानी कि 12 की 12 टॉफ़ीज़ जो है 6 बच्चों में बँट जानी चाहिए और एक भी टॉफ़ी हमारे पास नहीं बचनी चाहिए। तो यहाँ पर हम डिवीज़न का काम करेंगे, यानी कि तोड़ने का काम करेंगे। तो हम किस प्रकार से तोड़ेंगे, मान लो हमारे पास 12 टॉफ़ीज़ है, इसको हम डिवाइड करते हैं। 12 टॉफ़ीज़ है, 12 टॉफ़ीज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो किस प्रकार से हमारे पास काम आ जाएगा, ठीक है? तो 12 टॉफ़ीज़ है, 6 बच्चे हैं, ठीक है? तो 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर अपने पास 0 आ गया। अब इतना कुछ करने के बाद हमारे को क्या पता चल रहा है कि अगर 6 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे के पास 2-2 टॉफ़ियाँ आएगी और अगर 2-2 टॉफ़ियाँ आएगी तो भाई 12 टॉफ़ियाँ उसी प्रकार से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? अब डिवीज़न में हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, सॉरी, डिवीज़न्स में हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कुछ रूल्स होते हैं जो कि होते हैं साइंस के, ठीक है? साइंस के। जिस प्रकार से मैंने तुम्हारे को प्लस माइनस में बताया था कि भई जो हमारा एंड में आंसर आ रहा है वो उस आंसर में भी हमने साइन लिखने हैं, उसी प्रकार से हमारा डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। और इसमें किस प्रकार से हम लिखते हैं? इसमें हम किस प्रकार से साइन को लिखेंगे? देखो, जब भी हम प्लस माइनस में साइन को लिखते थे तो हम देखते थे बड़ा कौन है। मान लो हमारे पास प्लस का 6 है और माइनस का 7 है, तो हम इन दोनों में देखते थे 6 और 7 में बड़ा कौन है, तो 7 बड़ा है। अब 7 के साथ हमारे पास को कौन सा साइन लगा है? नेगेटिव का साइन लगा है। अगर ये नेगेटिव का साइन है तो हम क्या समझेंगे कि भाई जो इनका आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है? वो माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए ये काम नहीं करते। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में हम किस प्रकार से देखेंगे? अब देखो, अगर मेरे को दिया गया है कि माइनस का 5 जो डिवाइड हो रहा है प्लस के 4 से, तो इधर मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई 5 बड़ा है तो जो आंसर है वो माइनस में आएगा, ठीक है? या फिर मैं ये भी नहीं देखूंगा 4 छोटा तो प्लस आएगा। यहाँ पर मैं क्या चीज़ देखूंगा जो मैंने जस्ट अभी बताई थी, जो कि ये थी पूरी ये। इस चीज़ को अगर तुम याद करो, जस्ट अभी बताई है मैंने, जस्ट अभी, ठीक है? इस चीज़ को मैं देखूंगा तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि अगर ये जो है ऑपोजिट साइंस आते हैं, क्या आते हैं? ऑपोजिट साइंस आते हैं, तो हमारा जो है आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है? और वहीं अगर साइन बिल्कुल सेम होते, दोनों ही प्लस होते, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आता। और वहीं अगर, क्योंकि दोनों अगर सेम होते, ये नेगेटिव में होता, ये भी नेगेटिव में होता, तब भी हमारा आंसर पॉजिटिव में ही आता। यही चीज़ हमारी मल्टीप्लिकेशन पे भी लागू होती है, ठीक है? अब इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो है बोर्ड मास, ठीक है? बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या है? देखो, पिछली वीडियो में तुम्हारे को मैंने ब्रीफली समझाया था कि मतलब ऐसे ब्रीफली तो क्या, मतलब ऐसे डिटेल नहीं समझाया था, बस चुटकियों में समझा दिया था कि भाई ये है, ऐसे ऐसा ऐसा। क्यों? क्योंकि मैं पिछली वीडियो में तुम्हारे को एक क्वेश्चन समझा रहा था, लेकिन इसमें मैं तुम्हारे को ब्रीफली समझाऊंगा, एकदम डिस्क्राइब करूंगा कि भाई बोर्ड मास आखिर में है क्या चीज़। अब देखो, जो अपना बोर्ड मास है वो एक रूल है। क्या है? बोर्ड मास जो है वो अपना एक रूल है जो कि हमारे को बताता है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में हमारे पास एडिशन भी हो रही है, ठीक है? एडिशन भी हो रही है, सब्सट्रैक्शन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और हमारी डिवीज़न भी हो रही है, तो हम सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले हम करें क्या कि भाई इस वाले क्वेश्चन में तो ऐड भी हो रहा है, सब्सट्रैक्ट भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम करें क्या? तो वहीं पर हमारे जो बोर्ड मास चीचा है वो अपना पाँव रखते हैं कि रुको भाई साहब, मैं तुम्हारे को बताता हूँ कि इसमें हमने करना क्या है। अब देखो, बोर्ड मास को हम जब भी समझ रहे हैं तो सबसे पहले इसकी हम फुल फॉर्म समझते हैं। तो इसमें BO का मतलब होता है ब्रैकेट ओपन, TSEKET ओपन। अब देखो, पिछली वीडियो में भी बताया था लेकिन इसमें ढंग से बता देते हैं। D का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है?
और m का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, बहुत बढ़िया। उसके बाद a का मतलब होता है हमारे पास एडिशन, और s का मतलब होता है हमारे पास सब्सट्रैक्शन। वाओ मैन, वाओ, ठीक है। अब इसी फॉर्म में हमने जो है अपना आंसर सॉल्व करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत जो हम लोग करते हैं, हम क्या करते हैं, जब भी हमारे को कोई क्वेश्चन दिया होता है हम उसको उसी पॉइंट पे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मान लो हमारे को कोई क्वेश्चन दिया गया है 2 - 3 + 7 इंटू 10, ठीक है, हमारे को ये क्वेश्चन दिया गया है, तो हम पता है किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर कोई बच्चा जिसको नहीं पता है, कोई बच्चा है, कोई आदमी जिसको बोर्ड मास के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो पता है किस प्रकार से करेगा कि 2 - 3 ये आ गया हमारे पास माइनस का 1 +7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, क्या होता है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, क्यों, ऑपोजिट साइन है। तो अगर इस प्रकार से देखें तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है 6, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव का 6 आएगा, क्योंकि 7 पे जो अपने पास है पॉजिटिव का साइन है, इंटू 10, तो मेरे पास 6 10 कितना आ जाता है 60, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक है। और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि बाय चांस इधर का जो आंसर है वो एकदम सही आ जाता है। लेकिन अब अगर इसी पॉइंट पे मैं बोर्ड मास लगाऊं तो किस प्रकार से मैं बोर्ड मास को लगाऊंगा। अब देखो, बोर्ड मास का मतलब है ब्रैकेट ओपन, अब यहां पर कहीं ब्रैकेट तो है नहीं, फिर है डिवाइड, डिवीजन, डिवाइड भी कहीं नहीं हो रहा, फिर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 7 इंटू 10, यानी कि 2 - 3 + 7 इंटू 10 क्या आ गया अपने पास 70, बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन। अब मल्टीप्लाई के बाद हमारे को चीजों को ऐड करना है, ठीक है, क्या करना है, चीजों को ऐड करना है। तो हमारे पास एडिशन में क्या है 3 + 70, ठीक है, तो 2 माइनस, अब 3 + 70 क्या हुआ 73, ठीक है। अब सबसे एंड में जो हमारे पास चीज आती है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, वो आती है सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन में यानी कि माइनस हो रहा है, ठीक है, तो हम इधर माइनस करेंगे, तो देखो अगर 2 के आगे कुछ नहीं है यानी कि 2 जो है अपना पॉजिटिव है, बहुत ही बढ़िया। अब अगर 2 पॉजिटिव है तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, कैसे, क्योंकि दोनों जो हमारे साइंस है वो क्या है ऑपोजिट साइन है, यानी कि ये दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब 73 - 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 71। अब यहां पर जब भी आंसर आ रहा है हम उसका साइन भी देखते हैं, आंसर आ रहा है उसका साइन भी देखेंगे, तो यहां पर 2 बड़ा है या 73, तो 73 बड़ा है, और 73 पर कौन सा हमारे पास कौन सा वाला जो है साइन लगा है, वो लगा है माइनस का, यानी कि हमारे पास जो लास्ट में आंसर आया वो है माइनस का 71। और इस प्रकार से हमारा बोर्ड मास लगाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर तुम देखो, अगर हम इसको डायरेक्ट करते बिना बोर्ड मास लगाए तो हमारा आंसर 60 आ रहा है, और जब बोर्ड मास लगा रहा है तो -71। डिफरेंस देख रहे हो, कितना बड़ा डिफरेंस इसमें जा करके बैठ जा रहा है, ठीक है। तो यहां से हमारे को एक कंक्लूजन लगता है कि अगर हम किसी भी चीज को जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ हो रहे हैं, यानी कि बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, हमारा ब्रैकेट भी है, ठीक है, इन सभी को अगर एक साथ दिया गया है तो हमने ऐसे नहीं चलना है कि जो सबसे पहले है उसको सॉल्व करना है, उसके बाद है उसको सॉल्व करना है। हमने किस प्रकार से चलना है, हमने बोर्ड मास लगा के चलना है। अब बोर्ड मास क्या बोलता है, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। इस वे में अगर हम चलेंगे तो भाई हमारा आंसर जो है कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखो बोर्ड मास तुम्हारे को समझ आ गया होगा। अब देखो यार, नेक्स्ट कंसेप्ट में बढ़ने से पहले बोर्ड मास का ही एक और कंसेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। बोर्ड मास का कंसेप्ट तो नहीं है लेकिन ऐसे ही बता देता हूँ, क्यों, देखो हमारा जो ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ही, ठीक है। अब अगर मेरे को ब्रैकेट कुछ इस प्रकार से दिया गया है 3 ब्रैकेट में 7 + 8, 3 ब्रैकेट में 7 + 8, तो मैं पहले ब्रैकेट को खोलूंगा। ब्रैकेट को किस प्रकार से खोला जाता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर हमारे को चीजें दी गई है उनको सॉल्व करना है। देखो ब्रैकेट को खोलने का तरीका क्या है। अब तुम बोलोगे यार इसमें तो बोर्ड मास नहीं लग रहा है, बोर्ड मास ही लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो चीज है ये ब्रैकेट के अंदर है। अब ब्रैकेट के अंदर अगर कोई चीज डिवाइड में है, कोई चीज माइनस में है, कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में है, डजेंट मैटर्स, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में अगर कोई चीज दी गई है, ठीक है, तो उसी चीज को सबसे पहले हमने सॉल्व करना है। तो 7 + 8 कितना आ जाता है हमारे पास 15, और बाहर हमारे पास है 3। अब अगर
इस प्रकार से हमारे को 3 ब्रैकेट 15 दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने 3 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर हम 3 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे हिसाब से आंसर हमारा 45 आना चाहिए। आई थिंक सो। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 45। अब ब्रैकेट की एक और चीज़ अगर तुम ध्यान दो ना, तो ब्रैकेट में हम एक और चीज़ देखते हैं क्या, कि जो हमारा ब्रैकेट है ना भाई साहब, उसे हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि हम इस 3 को पहले इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ भी। अब ब्रैकेट जब भी हम किसी चीज़ को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम 3 है, 3 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर जितनी भी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर होगी ना, उन सभी चीज़ों के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। भले यहाँ पर 8 के बाद -6 भी होता ना, तो यहाँ पर 3 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ समझाने की बात कर रहा हूँ कि 3 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाता है 21, और वहीं 3 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर जाऊँ तो आ जाता है 24। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो मेरे पास आएगा 45। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान दो तो मैंने एक ही चीज़ की, क्या कि मैंने पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया फिर इनको सॉल्व किया। दूसरे मैंने क्या किया, पहले इनको सॉल्व कर दिया फिर 3 को मल्टीप्लाई किया। काम मैंने एक ही किया लेकिन आंसर भी हमारे पास सेम आ गया। ठीक है, तो बोर्ड मास का मतलब है कि भाई पहले तुमने ब्रैकेट ओपन करना है, फिर ब्रैकेट जैसे ही ओपन होता है फिर तुमने देखना है कोई चीज़ आपस में डिवाइड तो नहीं हो रही है भाई साहब। अगर कोई चीज़ आपस में डिवाइड हो रही है तो हमने क्या करना है, अगर देखो यार डिवाइड के लिए कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे को ऐसे नहीं दिया होगा, ऐसे तुम्हारे को डिवीजन अगर दिखाई गई होगी ना तो तुम्हारे को ऐसे करके डिवीजन दिखाई गई होगी, या तुम्हारे को ऐसे करके डिवीजन दिखाई गई होगी। ठीक है, जिसका मतलब है जो नीचे वाली चीज़ है, अब देखो नॉर्मल डिवीजन हम कैसे करते हैं, ऐसा एक बक्सा लेकर के। अब जब इस प्रकार से हमारे को कोई चीज़ दी गई होती है तो हमेशा याद रखना जो ऊपर चीज़ है ना वो आएगी हमारी अंदर, और जो नीचे चीज़ है वो चीज़ आ जाएगी बाहर, बस। और इसी प्रकार से अपना डिवीजन हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और हमारा बोर्ड मास भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखो इतना हमने ज़रूर ही कर लिया, अब बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट की ओर। अब देखो नेक्स्ट में क्या है ना हमारे पास, नेक्स्ट में हमारे पास आते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स, अब एक्सपोनेंट्स क्या चीज़ है? एक्सपोनेंट्स चीज़ होती है उसको हम पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। कि कामेहामेहा, मजाक कर रहा हूँ, कोई ऐसी पावर जो कि हमारी यूज़ में नहीं आ रही है, मतलब इंसानों की यूज़ में नहीं आ रही है, मैथ्स में काफ़ी यूज़ में आ रही है। अब ये पावर किस प्रकार से लिखी जाती है कि मान लो मेरे पास कोई नंबर दिया गया है लाइक 5, ठीक है, और इसके ऊपर एक एक्सपोनेंट लगा दिया गया है जो कि है 2। अब जो 5 के ऊपर इस प्रकार से चीज़ लिखी गई होती है उस चीज़ को बोला जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट। अब बेसिकली ये चीज़ तो नंबर्स ही होती है, लेकिन नंबर के अलावा कुछ और भी हो सकती है। इसी में हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि ABCDEFG जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, Z तक जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है अपने पास एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं? देखो, अब अगर कोई चीज़ दी गई है, मान लो जैसे 5 के ऊपर 2 की बजाय 3 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई? देखो इसका मतलब ये है कि जो हमारा 5 के ऊपर 3 दिया गया है ना, इसका मतलब ये है कि 5 जो है आपस में 3 बारी मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? आपस में 3 बारी मल्टीप्लाई कर रहा है 5। यानी कि इसका जो आंसर होएगा, आंसर वो आएगा 125। क्या आएगा? 125। क्यों? क्योंकि आपस में 3 बारी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसको हम क्या लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? 5 रेज टू द पावर 3। 5 रेज टू द पावर 3। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर एक्सपोनेंट्स में। अब ये जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, ये एक्सपोनेंट मैंने जस्ट जैसे बोला कि भाई ABCDEFG जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें ये बिलोंग कर जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ समझने वाली ये है कि एक्सपोनेंट्स के अपने अलग रूल्स भी होते हैं और कुछ लॉज भी होते हैं। अब इन लॉज को हम समझते हैं जस्ट अभी के अभी। देखो, इन लॉज में हमारे पास मुश्किल से 4 या फिर 5 लॉज हैं, तो उन लॉज को एक एक करके समझते हैं। अब देखो, जो हमारा सबसे पहला लॉ आता है या रूल आता है वो होता है अपना प्रोडक्ट रूल। एक्सपोनेंट्स पे हमारा जो पहला रूल है वो है अपना प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो अपना जो प्रोडक्ट रूल है वो क्या कहता है? अब प्रोडक्ट रूल ये चीज़ कहता है कि मान लो, अब देखो एक्सपोनेंट्स में ये चीज़ है इसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं इस चीज़ को? हम इस चीज़ को बोलते हैं पावर। और ये जिस चीज़ के ऊपर है उस चीज़ को बोलते हैं हम बेस। ठीक है, इतना तुम्हारे को समझ आ गया। अब देखो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि हमारे पास 2 या 3 या 4 या 5 जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें दी गई होंगी। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें मान लो हमारे पास जो बेस है वो सेम दिया गया हो, कि मेरे पास जो बेस है 3 की दिया गया और वो बेस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक
ठीक है। और बेस बिल्कुल सेम है, भले ही उनकी जो एक्सपोनेंट्स है या जो उसकी पावर है वो क्या है, वो अलग है। मान लो 3 की इधर वाले की जो पावर है वो 6 है और इधर वाले की पावर 2 है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर तुम्हारा बेस बिल्कुल सेम है, ठीक है, और पावर अलग है, लेकिन बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एट द एंड क्या होगा कि बेस एक ही आएगा। एक ही तरीके से बेस को लिख दो और बेस के ऊपर ये दोनों पावर जो है प्लस हो जाएगी, यानी कि 6 + 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3⁻8। क्या अगर बेस सेम है, जो पावर है वो अलग अलग है, तो क्या होगा कि आगे हम उसी बेस को सिर्फ एक बार ही लिखेंगे और जो पावर है उसको आपस में प्लस कर देंगे। ये था अपना प्रोडक्ट रूल। अब अपने पास आता है क्वोशिएंट रूल, ठीक है। क्वोशिएंट रूल, अब क्वोशिएंट रूल हमारे पास क्या कहता है? देखो, क्वोशिएंट रूल भी काफी हद तक प्रोडक्ट रूल के तरह ही है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई के बजाय जो बेस है वो डिवाइड हो रहे होते हैं। मान लो हमारे पास दो बेस दिए गए हैं, सेम मैं 3 का ही एग्जांपल लेता हूँ। 3⁻6 जो कि डिवाइड हो रहा है 3⁻2 से। अब देखो, हमारे पास बेस दोनों ही सेम है, हमारे पास एक्सपोनेंट्स जो पावर है वो अलग है, ठीक है, वो दोनों में ही अलग है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे कि इसमें भी हम बेस को सिर्फ एक बार ही लिख देते हैं और ये जो दोनों हमारे पास पावर है क्या है, जो हमारे पास दोनों में जो पावर है उनको माइनस कर देंगे। लेकिन माइनस कैसे करेंगे? जो सबसे ऊपर वाली पावर है, जो यहाँ पर देखो ऊपर में जो पावर है, ठीक है, ये इसको हम पहले लिखेंगे माइनस जो नीचे पावर है 2। अब इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3⁻4। ठीक है, ये आ गया अपना क्वोशिएंट रूल। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है अपना पावर ऑफ पावर रूल। पावर ऑफ पावर रूल कैसे? देखो, हमारे पास एक चीज, या एक चीज तो क्या ही बोलूं, किसी किसी क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया होता है कि 3⁻6 ब्रैकेट, इसके ऊपर एक और पावर दे देंगे जो कि होगी हमारी कुछ भी, ठीक है, 3⁻6 3। अब इस चीज में हम क्या करें भाई, ऐसा क्या करें? तो देखो, इसमें जो हमारा पावर ऑफ पावर रूल होता है वो क्या बोलता है कि देखो, ये जो अगर ये पावर और ये पावर ऐसे में है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3⁻6 3 18, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3⁻18। यानी कि पावर ऑफ पावर रूल्स क्या बोलता है कि भाई साहब, अगर हमारे पास बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम नहीं, अगर हमारे पास कुछ बेस दिया गया है, बेस की कुछ पावर दी गई है, फिर उसको होल में एक ब्रैकेट में ले लिया और उसकी कुछ पावर दी गई है, ठीक है, बेस दिया गया है, उसकी पावर दी गई है, ब्रैकेट है और उसके बाद उसकी कुछ और पावर दी गई है। तो हम क्या करेंगे, जो बेस का पावर है और जो ब्रैकेट के बाहर वाला पावर है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब अपना एक और आता है क्या, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। अब ये रूल अपने पास क्या कहता है? देखो, ये रूल अपने पास क्या कहता है, मान लो क्या बोला मैंने, पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट हम किस चीज को बोलते हैं कि जो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, जो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है होती है उसको हम मैथ्स में प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। अब पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल्स में अगर तुम समझो तो कोई दो प्रोडक्ट है जिसकी कोई पावर है, मान लो 2 और 4 ही रख देता हूँ, 2 × 4, ये मेरे पास दो प्रोडक्ट है, इसकी एक पावर है, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट है, इस पे एक पावर दी गई है जो कि है 3, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले जो हम इस पे चीज कर सकते थे वो क्या है, या तो हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर इधर इधर इस प्रकार से काम दिया गया है तो इसको हम खोल सकते हैं। किस प्रकार से कि ये जो पावर है ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, यानी कि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2⁻3 × 4⁻3। चलो, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ये हमारे को 2+4 में दिया गया होता तब हम क्या करते? भाई साहब, तब हम क्या करते बाबू, हम का बताई हो, ठीक है। तुम इस चीज को अगर थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करो, थोड़ा रिसर्च का भाई, इसमें अपना दिमाग लगाओ। क्या लगाओ? दिमाग लगाओ और जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि भाई इसमें हम क्या करते। क्योंकि अगर तुम सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो भाई बात अलग है, और अगर अभी तक टिके हुए हो तो भाई मेरे को भी लगता है कि अगर तुम अभी तक टिके हो तो तुमने ज़रूर से ज़रूर नोटबुक खोली हुई होगी, ठीक है। ये वीडियो मैं
ऐसे नहीं बना रहा हूँ कि कोई तुम भाई एग्जाम क्लियर करो ये करो, हाँ तुम इसको देख करके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तब फिर तुम एसएससी निकालो, यूपीएससी का कोई एग्जाम निकालो, एसएससी का कोई एग्जाम निकालो, या फिर भाई तुम अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का भी एग्जाम निकालो ना, तो उसमें भी लगभग यही यही चीज़ें जो है एज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स में आती है। ठीक है, लगभग यही चीज़ है। अभी तो बिल्कुल ही बेसिक चला हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी तो नंबर सिस्टम है। अभी तो ये बहुत ही लंबा सीरीज चलेगी भाई, लगभग 1 या 2 महीने की। ठीक है, अब ये जो है अपने पास क्या आता है, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। अब इसके बाद अपने पास कौन सा जो है वो आता है, इसके बाद आता है पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट मतलब कि कोई चीज़ आपस में डिवाइड हो रही है, तो मैं लिख देता हूँ 4/2। ठीक है, क्वोशिएंट ये हुआ। अब अगर इन दोनों की कोई पावर दी गई होती है तो इसको किस प्रकार लिख देंगे, 4/2। ठीक है, और इसकी मैं पावर ले लेता हूँ लेट अस से 4। तो इसको फिर किस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो मैं इसको अंदर सॉल्व कर दूं, लेकिन बाय चांस मेरे पास कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें मेरे को 4/x⁴ दिया है, तो मैं तो इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो इसको खोल सकता हूँ, क्योंकि पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल है। पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है कि अगर इस प्रकार से कुछ दिया गया है जिसके बाहर कोई पावर है, तो क्या होगा कि ये जो पावर है ये इसकी भी पावर है, इसकी पावर है। यानी इसको अगर मैं खोलना चाहूँ तो 4⁴ ये जो है मेरे पास एट द लास्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एट द लास्ट ये जो है मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद अपने पास क्या आता है, इसके बाद अपने पास आता है जीरो एक्सपोनेंट रूल। क्या? जीरो एक्सपोनेंट रूल। अब जीरो एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि देखो, एक्सपोनेंट क्या हुआ कि किसी भी चीज की जो पावर होती है उसी को हम टाइप ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है भाई जी, बहुत बढ़िया, मान लिया। अब अगर वो एक्सपोनेंट ही जीरो होगा तो क्या होगा? मान लो यहाँ पर हमारे पास 5 का एक्सपोनेंट 2 है, कॉमा 5 का एक्सपोनेंट 1 है, 5 का एक्सपोनेंट 0 है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 5 जो है आपस में 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 5 का एक्सपोनेंट अगर 2 है तो इसका मतलब ये है इस प्रकार से, यानी कि 25। अगर 5 जो है 5 का एक्सपोनेंट 1 है, यानी कि 5 2 बारी क्या 1 बारी ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। लेकिन अगर 5 का एक्सपोनेंट 0 है तो इसका क्या समझे कि भाई साहब 5 का एक्सपोनेंट अगर 1 है तो 5 तो इसमें 1 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जब 5 का एक्सपोनेंट ही 0 है तो भैंस की टांग हम लिखें क्या? ठीक है, तो पावर जीरो एक्सपोनेंट रूल क्या बोलता है कि अगर तुम्हारी जो पावर है 0 है और तुम्हारा बेस कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है अगर तुम्हारा बेस, तो हमेशा उसका आंसर जो है 1 आएगा। क्या आएगा? हमेशा उसका आंसर जो है 1 आएगा। यानी कि अगर यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर अगर 1000⁻⁴ भी लिखा होता है तब भी उसका आंसर 1 होता है। यहाँ पर अगर कोई रैंडम नंबर दे दो ना मेरे को, रैंडम नंबर, देखो मैंने एक लंबा सा नंबर लिखा, ठीक है, इतना लंबा नंबर लिखा, ठीक है, और इसकी मैंने क्या लिख दी, पावर जो है 0 कर दी। क्या कर दी? इसकी जो पावर है 0 कर दी। अब इतने लंबे नंबर की अगर कोई पावर 0 कर देना तो सिंपली आंसर 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी हो, कुछ भी हो बेस में, अगर उसकी पावर जो है 0 आ गई तो उसका आंसर जो है हमेशा 1 आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट में बढ़ते हैं, जो कि है अपना इनवर्स रूल। इनवर्स रूल बोल लो या फिर इसको तुम नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल बोल दो। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल बोल लो। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें हमारे पास जब भी एक्सपोनेंट माइनस में दिया गया होता है तब हमने क्या करना है, मान लो मेरे पास एक्सपोनेंट में 6⁻³ दिया गया है और वहां पर 6⁻³ दिया गया है, तो ये वाला रूल अपने पास क्या बोलता है कि अगर 6⁻³ है पॉजिटिव में है, यानी कि इसका मतलब है कि 6 आपस में 3 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिसकी वजह से 6⁻³ आया। लेकिन अगर हमारे पास 6⁻³ दिया गया है तो भाई साहब हम का करें बताओ भैया जी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना होता है, अगर इस प्रकार से हमारे को दिया गया है तो इसमें क्या होता है ना कि हम जो है इसको इन्वर्स करके लिख देते हैं, यानी कि हम जो भी बेस है उसको 1 करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पर बेस 6 है तो 1/6, और ये जैसे ही हम 1/6 लिखेंगे तो ये जो एक्सपोनेंट का नेगेटिव है ये हट जाएगा और ये आ जाएगा 1/6⁻³। ठीक है, और वहीं अगर बेस यहाँ पर मेरे पास 23 भी होता है ना, (-2), ठीक है, -2, तो इसको मैं कैसे लिखता कि भाई 1/23, क्योंकि बेस अपना 23 है, और (2) क्योंकि जैसे ही हमने इस फॉर्म में इसको लिखा, उस फॉर्म से हमारे को क्या पता चल रहा है कि भाई ये जो नेगेटिव नंबर है, ये जो नेगेटिव मार्क है, ये जो है इस
इस फॉर्म में लिखने के बाद हट जा रहा है। क्या हो रहा है? हट जाता है, बिल्कुल ही हट जाता है। और इसको तुम बिल्कुल सॉल्व करो। और अगर तुम कोई चीज़ है जो ऐसे 1/7 करके लिखी गई है, तो इसे तुम 7 करके लिख सकते हो। एक ही बात रहेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब अपने पास नेक्स्ट कंसेप्ट में आता है सर्ड्स एंड रेडिकल्स। क्या आता है अपने पास? सर्ड्स एंड रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स। अब देखो सर्ड्स एंड रेडिकल्स क्या होता है। देखो हमारे पास जस्ट हमने एक्सपोनेंट समझा। क्या? एक्सपोनेंट समझा। अगर एक्सपोनेंट जो है जीरो होता है, किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट जीरो आ रहा है, किसी भी बेस की पावर अगर जीरो आ रही है, तो उसका आंसर वन होगा। किसी भी बेस की पावर वन आ रही है, तो उसका आंसर वही बेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस किसी भी बेस की पावर 2 आ रही है, तो क्या होगा? तो हम इसको अंडर रूट करके लिख देते हैं। क्या करते हैं? इसको अंडर रूट करके लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल्स। क्या बोलते हैं इस चीज को? इस चीज को हम बोलते हैं रेडिकल्स। अब जो भी चीज हमारे को इस प्रकार से लिख कर दी गई होगी, उसको हम बोलेंगे रेडिकल्स। जो भी ऐसे से कुछ इस प्रकार के जो डायग्राम है, इस प्रकार के डायग्राम के अंदर जो नंबर लिखा गया है, ठीक है, 5 7 8, अब इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स। अब देखो ये जो रेडिकल्स है, ये खुल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कैसे? अब ये जो रेडिकल्स है, ये टूट सकते हैं किस प्रकार से? अगर किसी चीज का स्क्वायर हो रहा है। कैसे? अगर देखो किसी चीज का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि मेरे पास मान लो 2 रेज़ टू द पावर 1/2 है, यानी कि ये है √2। कुछ इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू है। अगर इसको तुम ऐसे करके लिखो तब भी कोई बात नहीं है, और इसको अगर तुम ऐसे करके लिखो तब भी कोई बात नहीं है। अब अगर ये चीज तोड़नी है तो किस प्रकार से टूटेगी? तो ये चीज अगर तोड़नी है तो हमारे को ये 2 तोड़ना पड़ेगा, ताकि इसकी पावर 1 बन जाए। ठीक है, तो हम किस प्रकार से करेंगे कि अगर अगर कुछ ऐसा हो कि भाई इसकी पावर जो है 2 बन जाए, इसकी जो पावर है, इस पूरे की जो एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर अगर बाय चांस 2 बन जाए, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? ये अपने पास रूट है, इसको तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 बन गया तो इधर से हम क्या देख सकते हैं? ये आपस में कट जाएगा और हमारे पास आंसर 2 रेज़ टू द पावर 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर 1 बन जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब यही चीज जो है अपने पास सर्ट का निर्माण करती है। क्या? सर्ट्स का निर्माण करती है। कैसे? अब बहुत से नंबर्स ऐसे हैं जो भाई टूट नहीं सकते। कैसे? जैसे 2 है, √2 है, √3 है, अंडर रूट 5 है। ठीक है, ये कुछ ऐसे नंबर है जिससे हम ये जो रूट है इसको बिल्कुल नहीं हटा सकते, बिल्कुल भी नहीं हटा सकते। तुम एड़ी चोटी का जो जोर लगा लो, तुम ये रूट हटा करके ज्यादा से ज्यादा इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो, इससे ऊपर इसको कहीं और नहीं ले जा सकते। ठीक है, इन ऐसे फॉर्म वाली चीजों को हम बोलते हैं सर्ट्स। और सर्ट्स का ऑपोजिट क्या होता है कि देखो जो चीज हम जो है क्या कर पा रहे हैं, जिस चीज में हम ये जो रूट है तोड़ पा रहे हैं। मान लो मेरे पास 4 है अंडर रूट में, और मेरे पास 9 है अंडर रूट में, मेरे पास 25 है अंडर रूट में। अब अगर मैं 4 को देखूं तो 4 को मैं किस प्रकार से तोड़ सकता हूँ? 4 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 × 2। ठीक है, अब 2 × 2 कितना होता है? 2 × 2 = 4। अब इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। और 9 को मैं किस प्रकार से तोड़ सकता हूँ? 3 × 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 25 को मैं किस प्रकार से तोड़ सकता हूँ? 5 × 5, 5 × 5। ठीक है, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब अगर एक्सपोनेंट्स तुम्हारे को समझ आया है, तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर 2 है, तो उसका मतलब है कि 2 जो है आपस में 2 बारी मल्टीप्लाई कर रहा है। 3 रेज़ टू द पावर 4 है, मतलब 3 जो है आपस में कितने बारी? 4 बारी मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी कि जितनी जो पावर होगी उतना ही बेस आपस में मल्टीप्लाई करेगा। अब यहां पर अगर जो 2 है, 2 × 2 2 बारी मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि इसको मैं 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर अपने पास 3 × 3 है, यानी कि 3 जो है 2 बारी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 रेज़ टू द पावर 2 इसको भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर भी 5 × 5 है, 5 जो है 2 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इसको भी 5 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। अब 2 से क्या रूट कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 की पावर अगर 2 है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। मेरे पास आंसर क्या आता है? 2, 3, 5।
ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं इनमें मैं रूट हटा सकता हूँ, ठीक है, इनमें मैं ये जो रूट है ये बिल्कुल हटा सकता हूँ, ठीक है, तो इसमें मेरे को टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो नंबर्स जिससे मैं रूट बिल्कुल नहीं हटा सकता, जिससे मैं रूट हटा ही नहीं सकता, उन नंबर्स को बोला जाता है सर्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब जो नेक्स्ट है ना, वो नेक्स्ट अपना नेक्स्ट ही है। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें क्या होता है ना नेक्स्ट में अपने पास कि भाई 1 मिनट, हाँ। तो नेक्स्ट में अपने पास होता क्या है? नेक्स्ट है अपने पास है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन क्या है? देखो, अगर तुम कोई भी चीज़ ले जा रहे हो तो उसको सुंदर दिखा करके ही ले जाना पड़ता है, ठीक है। अगर तुम बिरयानी ले जा रहे हो ना, और बिरयानी पे अगर ढंग से तुम यार जो बोलते हैं ना सर्विंग के वक्त टॉपिंग्स डालते हैं ना, टॉपिंग्स अब ऑलिव वगैरह नहीं, मतलब बिरयानी में कौन सी लगभग शायद धनिया वगैरह जो भी डालते हैं, यानी कि उसको टाइप ऑफ सजा के ले जाओगे ना, तब वो बिरयानी लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर उस बिरयानी को जस्ट ऐसे प्लेट में डाल दोगे ना, तो वो बिरयानी की बजाय क्या लगेगी? वो बिरयानी की बजाय जो है खिचड़ी लगेगी, ठीक है, खिचड़ी लगेगी। तो वही चीज़ है सिंप्लीफिकेशन के साथ। अगर तुम मैथ्स को देखो तो मैथ्स जो है सिंप्लीफिकेशन ही मांगता है। किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखोगे उतना ही अच्छा है। तो मैथ्स जो है वो मेनली सिंप्लीफिकेशन मांगता है। अब सिंप्लीफिकेशन भाई जी हम करें किस प्रकार से? ठीक है, अब देखो, कोई भी चीज़ हमारे पास दी गई है तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, यानी कि उसको एक ऐसे फॉर्म में लाना है जिसे अगर हम आगे सॉल्व भी करना चाहें तो वो उससे ज़्यादा जो है सॉल्व ना हो पाए, ठीक है, ना हो पाए। यानी कि कोई चीज़ है जिसे हम अगर सॉल्व करना चाहे, दिल से सॉल्व करना चाहे ना, तो वो चीज़ जो है सॉल्व बिल्कुल भी ना हो पाए, ठीक है। अब ये किस प्रकार से होगा? देखो, अब अगर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है लेटस से, ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वगैरह वगैरह पढ़े हैं तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। लेटस से मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि है अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। जो कि है जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन जो मेरे दिमाग से आ रहा है कि भाई 2 2 + 7 + 9 - 3, ठीक है। अब मेरे पास एक इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने उस हद तक सॉल्व करना है, कहाँ? उस हद तक सॉल्व करना है जिसके आगे ये 1% भी सॉल्व ना हो पाए, ठीक है। उस हद तक मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ उसी चीज़ को बोला जाएगा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन अभी एकदम डिटेल में नहीं है क्योंकि ये छोटी छोटी टॉपिक्स है जो आगे आगे तुम धीरे धीरे अगर इस पूरी सीरीज के साथ जुड़े रहोगे ना तो भाई तुम्हारे को समझ आएगी। क्योंकि एक वीडियो में तुम सब कुछ समझना चाहो तो भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ़ सिर्फ और सिर्फ मैं हो सकता हूँ, बाकी कोई नहीं, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब क्या चीज़ है कि इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए? बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, डिवाइड भी नहीं हो रहा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। तो अगर मैं देखूँ ये 3 बार ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं 2⁻³ लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास एडिशन, ठीक है, प्लस 7 + 9 करो ज़रा कितना हो जाता है? 7 + 9 आई थिंक सो 16 - 3। अब इधर पे भी मैं अगर देखूँ तो 2⁻⁴ तो भाई अभी आगे और सॉल्व हो सकता है, ठीक है। मैंने इसे उस हद तक सॉल्व करना है जिसके आगे ये 1% भी सॉल्व ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2⁻, देखा जाए तो सॉल्व किस प्रकार से होगा? 2⁻³ का जो आंसर होता है वो क्या होता है? वो होता है अपने पास 8, ठीक है। कैसे? 2 × 2 4, 4 2 = 8, ठीक है। प्लस अब हमारे पास 16 है, माइनस का 3 है। अब इसे इस हद तक हमने सॉल्व करना है कि उससे आगे वो सॉल्व ही ना हो पाए, ठीक है। एकदम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, ठीक है। अब एकदम सिंप्लीफाई करके लिखना है तो भाई देखो, बोर्ड मास, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास एडिशन 8 + 16 32, आई थिंक सो यही होता है ना। 8 + 16 = 32, या ठीक है, शायद नहीं, माय बैड ब्रो, माय बैड, क्योंकि 8 + 16 32 नहीं होता है, 8 + 16 तो 24 होता है। ठीक है, 8 + 16 अपने पास आता है 24 माइनस का 3। अब एंड में हमेशा सब्सट्रैक्शन होती है तो यानी कि 24 - 3 जो कि अपने पास आता है 21। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्या हुई? किसी भी चीज़ को उस हद तक सॉल्व करना जिसके बाद वो चीज़ 1% भी सॉल्व करने के लिए ना बचे,
ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, आई थिंक सो लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास क्या कंसेप्ट आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अपने पास रैशनलाइजेशन। ठीक है, क्या आता है अपने पास, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन का चीज होवे है। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। अब रैशनलाइजेशन समझने से पहले हमने सिंप्लीफिकेशन समझी, यानी कि कोई चीज जिसको हमने उस हद तक सॉल्व करना है जिससे आगे वो 1% भी सॉल्व ना हो। अब रैशनलाइजेशन के तौर पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर है तो वो 1/2 या फिर किसी भी रैशनल फॉर्म में नहीं रहनी चाहिए। क्या, किसी भी रैशनल फॉर्म में नहीं रहनी चाहिए। जैसे अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ और उसमें एंड में मेरे पास 1/2 आ रहा है, एंड में मेरे पास 3/2 आ रहा है, ठीक है, एंड में मेरे पास 7/7 आ रहा है, एंड में मेरे पास 9/3 आ रहा है, तो कोई भी चीज़ जो है, कोई भी जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट है, एंड का आंसर है, वो इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अब इस फॉर्म को हटाने के लिए ये अपने पास आती है रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो अपनी निचली चीज़ होती है उसको हमने हटाना होता है। तो अगर यहाँ पर देखो तो सबसे पहले 1/2 को अगर मैं रैशनलाइज करने की कोशिश करूँ, यानी कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो 1/2 सॉल्व होकर के बन जाता है 0.5। और वहीं अगर 3/2 को मैं करूँ तो 3 अंदर आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 1 2, ठीक है, इसको माइनस करेंगे, 1 आ गया, पॉइंट यहाँ पर लगा देता हूँ, 2 5 10, ठीक है, ये 0 आ गया, जैसे ही पॉइंट लगते हैं नीचे 0 लगा, ठीक है, 10 और ये 0, ठीक है, तो मेरे पास आ गया कॉमा 1.5। बहुत बढ़िया। उसके बाद अपने पास कहा आवे, उसके बाद अपने पास है 7/7। अगर ये है तो ये इससे कट के 1 बन जाता है। उसके पास है 9/3, तो 3 3 9, ठीक है, तो यानी कि 1,3, ये मेरे पास एंड प्रोडक्ट आने चाहिए। इसी तौर पे रैशनलाइजेशन बोलता है। लेकिन अगर बाय चांस मेरे पास कोई चीज जो है क्या हो, रेडिकल में हो, रेडिकल यानी कि रूट में कोई चीज हो, तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मान लो मेरे पास कोई आंसर है, वो एंड में 1/√2 करके आ रहा है, अरे भाई साहब, या फिर कोई चीज जो है मेरे पास एंड में 1/√4+5 करके आ रहा है। भाई साहब, क्या 1/√4+5 करके आ रहा है, तो भाई इस चीज को मैं किस प्रकार से सॉल्व करूं। ठीक है, देखो, अगर 1/√2 करके आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, जो ये नीचे चीज दी गई है इसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे, बिल्कुल इसी प्रकार से। ठीक है, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या देख पा रहा हूं यहाँ पे, इसको मैं इस प्रकार से देख पा रहा हूं कि भाई साहब यहाँ पर √2 इंटू √2 आ रहा है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से तो ये कट जाता है। यानी कि मेरे पास, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास एट दी एंड क्या बनता है, मेरे पास एट दी एंड बन जाता है 1/2, ठीक है, इंटू √2 इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू √2/2। ठीक है, √2/2। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो मेनली आंसर है वो इस प्रकार में, सॉरी, इस प्रकार में नहीं आना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अरे भाई साहब, लैग ही हो गया, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा थोड़ा मतलब पीसी लैग हो गया था। अब देखो, हमेशा क्या होता है ना कि कभी कभार जो है हमारा आंसर इसमें भी आ जाता है, कभी कभार हमारा आंसर जो है इस फॉर्म में भी आ जाता है। लेकिन 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 हमने क्या ध्यान देनी है, हमने क्या चीज ध्यान देनी है कि भाई साहब, कोई भी जो आंसर है वो 1/रेडिकल फॉर्म में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में कोई आंसर आ रहा है तो वो आंसर तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। और अगर 1/√2, सॉरी, हाँ, और अगर हमारा 1/√2, ठीक है, या फिर हमारा 3/2, या फिर हमारा 4/2, या फिर हमारा 5/6 कुछ इस प्रकार से बन रहा है ना, तो इस चीज को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि हमने इधर पढ़ा, क्या, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। तो जो अभी मैंने तुम्हारे को पॉइंट में बताया, ये सिंप्लीफिकेशन हुआ, यानी कि हमारा कोई भी आंसर इस तरीके में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसी चीज को हम सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन हमारा कभी भी कोई भी आंसर 1/रेडिकल के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अगर वो इस फॉर्म में आ रहा है तो तुम डायरेक्ट सोच लो कि तुम्हारा जो आंसर है वो एकदम ही रॉन्ग है। तो इस फॉर्म से हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा रेडिकल में दिया गया है उसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और उसी फॉर्म से हम डिवाइड भी कर देते हैं। कैसे, √3/√3। अब इससे होगा क्या कि जो हमारे पास अपॉन में चीज़ें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर आपस में दोनों चीज़ें ही सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि
अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से हमारा रूट कट जाता है, तो हमारे पास अपॉन में रेडिकल तो नहीं रहा, लेकिन ऊपर रेडिकल जरूर आ गया। तो अगर ऊपर रेडिकल आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपॉन में रेडिकल आ रहा है तो उससे दिक्कत है। अब अगर तुम्हारे कहीं पर ऐसा है कि भाई ये चीज इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो पा रही है तो भाई कर लो, नहीं हो रही तो इतना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है सिंप्लीफिकेशन वो चीज है जिसके बाद तुम 1% भी आगे सॉल्व नहीं कर पाओ, उस चीज को हम बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन। अब इसके बाद अगर बाय चांस हमारे को कोई चीज दे दी जाती है इस फॉर्म में कि 1/√7x-5, ठीक है, तो इसमें क्या करें? इसमें भी तो हमारे पास एंड में क्या है, इसमें भी तो हमारे पास √7x-5 है, यानी कि नीचे जो है हमारे पास रेडिकल है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसमें हमारे पास दो चीजें दी गई हो, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का जो साइन है इसको चेंज कर देंगे और सेम उसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। इसके बीच के साइन को अगर हम चेंज करते हैं तो बन जाता है √7x+5 √7x+5। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा √7x+5 अपॉन में। अब देखो यहां पर तो मेरे पास क्या बन रहा है, √7x-5 इंटू √7x+5। अब तुम सोचोगे भाई साहब ये क्या कर दिया आपने, ये तो आपने काम ही खराब कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैंने काम बिल्कुल भी खराब नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैथ्स जो है वो हमारा सिंप्लीफिकेशन पे बैठता है, और दूसरा मेथड्स, और तीसरा फॉर्मूलास। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे और जादू मंत्र छू कलंतर बन जा बंदर, ये काम हो जाएगा। लेकिन बाबूजी बंदर तो मैंने तुम लोगों का बना दिया। किस प्रकार से? देखो अब अगर मैं तुम्हारे को कोई चीज बता रहा हूं तो उस चीज में मैं तुम्हारे को ढंग से चीजें बताना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है सबसे बड़ी गलती क्या कर दी है हमने, यहां पर सबसे बड़ी गलती ये कर दी है कि मैंने यहां पर जो कंसेप्ट है वो माइनस की जगह प्लस का लगाया। अब देखो ये कंसेप्ट मैंने तुम्हारे को दिखाने के लिए क्यों लगाया, क्यों? क्योंकि ये वाला जो अभी जस्ट मैं तुम्हारे को कंसेप्ट बताया ये मेनली उन क्वेश्चंस में लगता है जहां पर एक पूरा रेडिकल नहीं दिया हो। यानी कि अगर हमारे पास आंसर कुछ 1/2 प्लस √3 कुछ इस प्रकार से दिया हो, तब हम इसके बीच का साइन चेंज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन ही अंडर रूट में दिया हो तो भाई बीच के साइन को चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बीच के साइन को चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे 7x-5, तो अगर देखें तो दोनों ही सेम आ गए, यानी कि इस चीज को हम एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये दिया हो तो इस पॉइंट में हमारे को इसका बीच वाला जो है क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, यानी कि 2 माइनस √3 2 माइनस √3 बन जाता। ठीक है, अब यहां पर क्या बनता है ना, जब इस प्रकार से हमारे पास कोई फॉर्म दी गई हो, ठीक है, तो अगर हमारे पास a+b इंटू a-b इस तरीके से कोई चीज दी गई हो तो फॉर्मूला बोलता है कि वो जो चीज है वो बन जाती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, वो चीज जो है बन जाती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहीं पर अगर देखें तो यहाँ पर 2a को डिनोट कर रहा है और 3b को। लेकिन यहाँ पर अगर तुम बोलो भाई साहब यहाँ पर भी तो a और b हो सकता था, लेकिन नहीं, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पूरा एक्सप्रेशन ही रेडिकल के अंदर था। ठीक है, ना कि इसकी तरह कि भाई इसमें एक एक्सप्रेशन विदाउट रेडिकल है और दूसरा एक्सप्रेशन रेडिकल वाला है, यानी कि एक एक्सप्रेशन में अंडर रूट नहीं है, दूसरे में है। ठीक है, और इसमें पूरे में अंडर रूट था तो मेरे को कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मेरे पास सिर्फ एक चीज है जो अंडर रूट में है, दूसरी नॉर्मल है। अब मैंने इसमें ये गलती क्यों करके तुम्हारे को दिखाई, ताकि भाई कभी ना कभी तुम इस चीज को समझ पाओ कि ये एक्सप्रेशन है ये पूरा एक्सप्रेशन अंडर रूट के है अंदर है, और ये जो एक्सप्रेशन है पूरा अंडर रूट के अंदर नहीं है। इसमें एक चीज विदाउट अंडर रूट है, दूसरी ये चीज अंडर रूट के अंदर है, ताकि तुम लोग इस चीज को समझ पाओ। इसीलिए मैंने इस चीज को गलत करके दिखाया। ठीक है, अब अगर हम ये वाला फॉर्मूला इधर यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला इधर इस पॉइंट पे यूज करते हैं, ठीक, इस वाले पॉइंट पे अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास सिंपली ये आ जाएगा कि देखो यहां पर a+b, ठीक है, तो a अपने पास क्या है, a अपने पास है 2। ठीक है, तो a की बजाय मैं यहां पर 2 लिख देता हूं, 2 लिख देता हूं। b अपने पास है √3, ठीक है, √3 ठीक है। अब यहां पर आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। अगर इस प्रकार से इसको लिखा जाए तो क्या होगा कि 2 का स्क्वायर अपने पास 4 आता है और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा,
3 क्यों? क्योंकि रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो में मज़ा आया तो भाई कमेंट में लिख दो, क्योंकि भाई मेरे लिए भी 1-1 घंटा लगातार बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और भाई अगर तुम्हारे को जेन्युइनली चीज़ें समझ आ रही है ना, तो भाई यार कमेंट में लिख दो कि भाई समझ आ रही है। अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही तो तुम इस वीडियो को एक बारी और देखो और उन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए समझो। क्या? उन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए समझो। अगर नोट डाउन करते हुए नहीं समझ रहे, तब भाई मैं तो क्या भाई, ऊपर से अगर इंद्र भगवान भी उतर जाए ना, या सूर्य देव भी उतर जाए, तो वो भी तुम्हारे को नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुम चीज़ों को नोट डाउन करते हुए समझ रहे हो, तो तुम्हारे पास, अगर नई चीज़ों को तुम नोट डाउन करते हुए समझ रहे हो, तो तुम्हारे पास कैपेबिलिटी अच्छी आ जाती है। और अगर तुम पुरानी चीज़ें को रिकॉल कर रहे हो, रिकॉल करते हो, तुम्हारे को वो चीज़ें नोट डाउन करना नेसेसरी नहीं होती। लेकिन कोई नई चीज़ सीख रहे हो तो उस चीज़ को नोट डाउन करते हुए ही सीखो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और दूसरी बात ये है कि भाई चैनल मेरा जस्ट डेड होने वाला है, तो वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।